Hello students, welcome this lecture. हम लोगों ने आज तक हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में, रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ाई की. Today's topic is limitations of Bohr's atomic theory. This one is also called drawback of Bohr's atomic model. इसे में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि बोर्स एटॉमिक मॉडल कौन कौन सी बातों को एक्सप्लेन करने में फेल्यूर हो गया. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, बोर्स एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है, लेकिन वैसे एटम की स्पेक्ट्रम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की जो स्पेक्ट्रम होती है वो कैसी होगी उसके बारे में वो एक्सप्लेन सक्सेसफुली नहीं कर पाता है. दूसरे, इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा देखा गया कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं गेट स्प्लिट अप. The splitting of spectral lines in electric field is called a Stark effect and in magnetic field is called Zeeman effect. तो ना ये स्टार्क इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर पाए, ना ये जीमैन इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर पाए. इसका मीनिंग कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों स्प्लिट कर जाता है ना उसके बारे में बताए, ना मैग्नेटिक फील्ड में क्यों स्प्लिट करते हैं उसके बारे में इन्होंने सक्सेसफुली बताया. नेक्स्ट, इन्होंने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं किया. सो दिस वेयर द मेन डिमेरिट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. तो अब ये बोर्स एटॉमिक मॉडल के डिमेरिट्स थे. चलिए अब हम लोग कंसीडर करते हैं कोई न्यू टॉपिक्स के. पुट द हेडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो सबसे पहले समझते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या. When a certain minimum frequency of light is allowed to the surface of metal, electrons are ejected from the metal surface. The electrons which are ejected from metal surface are called ejected electrons, and this phenomenon is called photoelectric effect. इसे पता चला कि जब किसी मेटल सरफेस पर आप किसी लाइट को अलाउ करते हो तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और all these ejected electrons called photoelectrons, and this phenomenon is called photoelectric effect. अब आपके दिमाग में एक ऐसी बातें आ रही होगी कि क्या सर किसी मेटल के सरफेस पे हम लाइट अलाउ करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है. तो इसका आंसर ना में भी हो सकता है और हाँ में भी हो सकता है. यानी कुछ लाइट को अलाउ करने के बाद उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर ये डिपेंड करता है कि जब आप लाइट को अलाउ करते हैं तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है. तो सबसे पहले इस डायग्राम को, ये हमने एक मेटल प्लेट लिया, ejected electrons. This one is incident light. This one is metal surface. तो हम लोगों ने यह देखा एक मेटल सरफेस है, इस पर हमने लाइट को अलाउ किया, इससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं. दिस वन इज कॉल्ड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स. दिस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स.
and this phenomenon is called photoelectric effect. अब यदि हमें ये समझना हो कि क्या किसी लाइट को अलाउ करके मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कराया जा सकता है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेनॉन वो शो कर सकता है या नहीं, तो इसके लिए हमें इस मेटल की नेचर पर स्टडी, नेचर के बारे में स्टडी करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अब ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या होता है, वो देखिए यहाँ पर जो हमने प्लेट लिया वो क्या, मेटल का प्लेट है, मेटल का सरफेस है, और all the metals having tendency to lose electrons to form cations. Therefore, the electrons which are present in its outermost shell, they are loosely bonded to the metal nucleus. Since all these electrons which are present in its outermost shell called valence electrons are loosely bonded to metal nucleus, metal ions, that's why all these electrons can move freely from one to another place within metal. That's why we can say that electrons can flow, electrons can move from one to another place in metal, like in sea, water molecules can move from one to another place. So in sea, where the water molecules can flow from one to another place, that is called sea. And this atomic model, electron can move freely from one to another place inside the metal. So this atomic model, this model is called electron C model. अब इस इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में क्या होता है, जैसे मेटल है तो ये मेटल आयंस होते हैं, और इसके जो कर्नेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी के सभी इस तरह से अटैच्ड होते हैं, और ये सारे के सारे ये अटैच्ड होते हैं। अब आप देखिए ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो अटैच्ड हैं एक दूसरे से, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, these are attached to each other. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स अटैच्ड हैं, तो यदि आप इस इलेक्ट्रॉन्स को, यदि आपको यहाँ से रिमूव करना है तो we must have to break these bonds which are present in between this electron and this metal nucleus और metal ion. आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी देखा कि when we allow a certain minimum frequency of light, स्टेटमेंट को सुनिएगा, when we allow a certain minimum frequency of light, तो ये certain minimum frequency क्या है वो सोचिए। जैसे आप ये लाइट को अलाउ कर रहे हैं तो आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में पढ़ा होगा कि लाइट स्मॉल छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी की बनी होती है, और लाइट के केस में इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं, फोटॉन्स। यानी जब आप ये लाइट अलाउ करते हैं इस मेटल सरफेस पे, इसका मतलब आप फोटॉन्स अलाउ कर रहे हैं, और फोटॉन्स किसकी बनी होती है, एनर्जी की बनी होती है, और ये एनर्जी h न्यू के बराबर होता है, जहां न्यू क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लाइट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कितनी है वही डिसाइड करता है कि उस फोटॉन की एनर्जी कितनी है, वो जो फोटॉन्स है वो कितनी एनर्जी की पैकेट की बनी हुई है, उसकी उस पैकेट की एनर्जी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। तो आप यहाँ लाइट अलाउ कर रहे हैं, अब इससे आकर के ये टकराएगा, इसके बीच में कॉलिजन होगा। अब जब ये टकराएगा तो ये एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, यदि उससे इस फोटॉन की एनर्जी कम है तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट नहीं कर पाएगा और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कराने के लिए ये जरूरी है कि कम से कम एटलीस्ट मिनिमम इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी इतनी हो, इसकी एनर्जी इतनी हो कि ये जो बॉन्ड है जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये अटैच्ड है,
वो उसे वो कम से कम तोड़ पाए, ब्रेक कर पाए, तब भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन किसी मेटल सरफेस से पॉसिबल नहीं होगा। यानी किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कराने के लिए एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जो कि इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में सक्सेस है, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां से एक टर्म आया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू नॉट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। कौन सी लाइट? इंसिडेंट लाइट, which is able to eject the electrons from metal surface is called थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यदि कराना हो तो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी मिनिमम इतनी होनी चाहिए, कितना? जितना कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट हो। और इसका मतलब होगा कि यदि उस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से यदि घट गई तो कोई चांस नहीं है कि उस मेटल सरफेस से लाइट अलाउ करने के बाद भी आप कितनी देर तक भी अलाउ कर दें, उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन कराने के लिए किसी मेटल सरफेस से, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेनॉन को होगा या नहीं होगा बताने के लिए ये देखना पड़ेगा कि उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, उसकी जो फोटॉन्स आप अलाउ कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है या ज्यादा है। यानी इससे यहां से ये क्लियर हो गए। केस फर्स्ट, इफ न्यू की वैल्यू दैट इज लेस देन न्यू नॉट। न्यू क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। न्यू नॉट का हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यदि न्यू की वैल्यू कम है थ्रेशोल्ड से तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होंगे, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मीन्स नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। No photoelectric effect, no photoelectric effect। लेकिन केस 2 ऐसा मानकर चले, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी जो आप लाइट अलाउ कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस, ejected from metal surface। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा।
यानी यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अब यहाँ पर ये तो हमने देखा कि न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू नॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू नॉट। लेकिन देयरफॉर थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी that is equal to h nu naught, means threshold energy is the minimum energy required to break this metal nucleus and electrons bond, that is called metallic bond also। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है मिनिमम, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब हम लोग यहाँ ये देखते हैं, अभी आपने देखा कि इस न्यू की जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम गई तो उस सिचुएशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन यदि न्यू की वैल्यू ग्रेटर हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होंगे। लेकिन अब थोड़ा सोचिए, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। अब यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया कि जो आप लाइट अलाउ कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा है, यानी कि जितनी एनर्जी की जरूरत है उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए उससे कहीं और भी ज्यादा आपने ले लिया। इस सिचुएशन में क्या होगा? मान लेते हैं जितनी एनर्जी की जरूरत है वो तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में खर्च हो गए, लेकिन अब जो बच गए वो क्या करेंगे? तो वो क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस से इजेक्ट हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी को वो इंपार्ट करेगा। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, यहाँ हम लोग मान सकते हैं, यहाँ माना केस 2, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, देयरफॉर अब इस न्यू की एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू, देखिए दैट इज इक्वल टू इस एनर्जी में से एच न्यू नॉट क्या हुआ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने में, बाकी जो बचा वो क्या क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ से इसे इक्वेशन 1 हो गया। This one is very important equation, must remember this. Next यहाँ से h न्यू को इधर कर लीजिए, तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और h कॉमन ले लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, मस्ट रिमेम्बर। ये सारे इक्वेशंस को हम लोग यूज करेंगे। नाउ h न्यू का वैल्यू c अपॉन लैम्डा, देयरफॉर c अपॉन लैम्डा, नाउ लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। नाउ दिस वन c इज कॉमन हियर आल्सो, तो hc इक्वल टू 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट equal to kinetic energy divided by hc. This one is equation number 3. In this में हम लोगों ने ये सीखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यदि जो इंसिडेंट लाइट है उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हम लोग हो जाए तो क्या होता है, तो उसके उस कंडीशंस में हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट किया। इस इक्वेशंस को, ये सारे इक्वेशंस को आपको मस्ट रिमेम्बर, जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो इन सभी का यूज होगा। तो आज इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे कि यदि हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, सेकंड इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, थर्ड इलेक्ट्रॉन, धीरे धीरे से कंटिन्यूसली उससे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है। तो क्या जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, उसके लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू और दूसरे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो उसके लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? क्या जो पहले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी, दूसरे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी, तीसरे इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर सेम और नॉट? तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो आज इतना ही, थैंक्स टू ऑल।